जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब ये खान सर के द्वारा जो जीके जीएस का डेली टेस्ट कराया जाता है तो उसका टेस्ट नंबर 7 देखेंगे। और इससे पहले के 6 टेस्ट जो है ये हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक बाकी इससे पहले के 6 टेस्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। और ये जो टेस्ट है दोस्तों, ये टोटल 50 क्वेश्चन का होता है और इसमें जीके जीएस रहते हैं 50 क्वेश्चन। तो आइए बारी बारी से देखते हैं सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो आइए मिलाते हैं। पहला का हो जाएगा अरावली। तो अरावली हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट, तो ब्लैक पर्वत। फिर हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी, तो इसका ज्वालामुखी पर्वत। और चौथा है आल्पस, तो आल्पस का हो जाएगा एक बच रहा 3 नंबर, तो बलित पर्वत। किससे मिलान हुआ इसका देखिए। पहला का है 2। पहला का 2 किस में है, तो ये पहला 2 दूसरा 4, तो ये इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बी वाला। तो देख लीजिए यहाँ पे। चलिए आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है बताइएगा। तो ये 33 सागर से हुई है। 33 सागर से हुई है साथियों, 33 सागर से हुई है हिमालय की उत्पत्ति। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर है दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है बताइएगा। दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी है वो कहाँ स्थित है, तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बारी बारी से इसके 50 क्वेश्चन को देखते हैं। तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है बताइएगा। तिब्बत का जो पठार है वो कहाँ स्थित है, तो तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत तथा क्यूनल के मध्य में स्थित है। ये तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत तथा क्यूनल के मध्य में स्थित है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर जो वातावरणीय परत है उसे क्या कहते हैं, तो उसे वहीमंडल कहते हैं। वहीमंडल कहते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा नंबर क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है बताइएगा दोस्तों कि पृथ्वी के समीप में जो पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत है उस क्या कहते हैं, तो ये ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। ट्रोपोस्फेयर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सही होगा, ट्रोपोस्फेयर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है बताइएगा। तो ये समताप मंडल में होता है। वातावरण में सबसे ज़्यादा जो ओजोन का संकेंद्रण है वो होता है समताप मंडल में। 7 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है, समुद्र तल पर औसतन वायुदाब कितना होता है बताइएगा। जो समुद्र तल पे औसतन वायुदाब होता है वो कितना होता है, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। समुद्र तल पे औसतन वायुदाब 1013.25 मिलीबार होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। 1013.25 मिलीबार होता है समुद्र तल पे औसतन वायुदाब। आइए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी कहाँ थी बताइएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी साथियों। ये खान सर का टेस्ट है दोस्तों, इसमें 50 क्वेश्चन का डेली टेस्ट होता है खान सर के यहाँ, तो उसी का टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। 9 का बताइएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी कहाँ थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी तो ये लाहौर में थी, लाहौर, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 10 नंबर, जब उसने राजत्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था। बर्नी ने उपयुक्त कथन जो है वो किस सुल्तान के लिए कहा था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। अलाउद्दीन खिलजी के लिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोच्च सोरा और अफीम प्राप्त होता था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था, तो ये बिहार से होता था, बिहार। 11 का हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 का, बिहार से अफीम और सोरा प्राप्त होता था यूरोप वासियों को। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा,
ये है कथन और करण है। कथन है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ था। 19वीं सदी में जो सामाजिक और आर्थिक आंदोलन हुआ था उसी के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ था। हाँ, ये सही है। कारण कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते थे। आधुनिकता के आधार पर माने जाते थे। तो हाँ, ये भी सही है। तो इसका देखते हैं ये कौन सा होता है, दोनों सही हो जाएगा। तो ये देखिए नीचे दिया हुआ है कि सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें क्या हो जाएगा, आर सही है किंतु ये गलत है। नहीं, दोनों सही है। ए व आर दोनों सही है और ए सही व्याख्या है आर का। तो ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्या है, नीचे ये सी ऑप्शन में ए सही है किंतु आर गलत है, इसलिए ये नहीं होगा। ये और दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ये भी गलत होगा। तो मतलब व्याख्या भी करता है और दोनों सही भी है, इसलिए बी ऑप्शन होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। कथन ए कह रहा है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, भारत पर जो तुर्की आक्रमण हुए थे वो सफल हुए। और दूसरा कह रहा कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन करने कह रहा था। सही उत्तर का चयन करने कह रहा, देखिए क्या कह रहा कि भारत पर तुर्क आक्रमण सफल हुए थे, ये सही है। फिर दूसरा कारण है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ये भी सही है। यानी कि दोनों सही है, 13 का दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के देखते हैं। 13 दोनों व्याख्या भी करता है, इसलिए 13 का ये देखिए कथन ए तथा आर दोनों सही है तथा कारण आर ए की सही व्याख्या करता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 14 नंबर देखते हैं, मिलान करने के लिए कह रहा। 14 नंबर जो है ऐसे देखते हैं, ये देखिए मिलान करने के लिए कह रहा, सही सुमेलित को मिलान करें। मिलाइएगा, बताइएगा बिरही का क्या होगा। 13 नंबर बिरही का क्या होगा, 14 नंबर है ना, सॉरी 14 नंबर बताइएगा बिरही का क्या होगा। तो ये होगा, देखिए एक मिनट बिरही का चावल हो जाएगा। और पहला का दो, देखिए पहले ऑप्शन से निकल गया। ये एक का देखिए इसमें एक है इसलिए एक कट जाएगा, एक का 4 है इसलिए कट जाएगा, फिर एक का 3 है इसलिए एक कट जाएगा, और इसमें पहला का 3 है 2 है इसलिए ये सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। तो ये बाकी का भी देख लेते हैं। मुद्रण का क्या होगा, मुद्रण का मुद्रक का मूग होगा। और फिर है तीसरा ऑप्शन क्या करा, यब का, तो यब का जौ हो जाएगा। और फिर है इच्छु का गन्ना। देखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक ही पहला ही पॉइंट से निकल गया था आंसर। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है। बताइएगा भारत के संविधान में जो कल्याणकारी राज्य है वो आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है, 15 का बताइएगा। तो ये नीति निदेशक तत्व में कल्याणकारी राज्य का आदर्श वाक्य प्रतिष्ठापित है, नीति निदेशक तत्व। 16 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, 16 नंबर देखते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य मीन्स गलत कथन पूछ रहा, ये देखिए बताइएगा। भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। तो कौन सा गलत हो जाएगा इसका, पढ़िए। तो इसका गलत कथन है भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है, यानी ये गलत है, बाकी सब सही है। देख लीजिए 17 नंबर क्या कह रहा, 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। कौन सा मौलिक अधिकार है जो स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। तो प्रारंभिक यानी कि एलिमेंट्री शिक्षा का अधिकार, ये भी सही है, मौलिक अधिकार है प्रारंभिक शिक्षा। संगम या संघ बनाने का अधिकार, ये भी सही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी सही है, यानी कि तीनों सही है। देखते हैं कोर्ट में क्या कहता है। कोर्ट का प्रयोग कर सही उत्तर पूछ रहा था, तो तीनों सही हो जाएगा, इसलिए 17 का डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा, सही पूछ रहा।
18 नंबर क्वेश्चन करता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा नए शब्द जोड़े गए थे। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जिस उद्देश्य का कहते हैं प्रियम्बल, इसमें कौन सा नए शब्द जोड़े गए थे। तो ये समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था, लेकिन लोकतंत्रात्मक और प्रभुत्व संपन्न ये शब्द नहीं जोड़ा गया था, यानी कि पहला, तीसरा, दूसरा ये सब जोड़ा गया था। 18 का कौन सा आंसर होगा। तो देखिए काराकोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनने का रहा था, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन को सही है, तो इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा ये सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 19 नंबर क्या कर रहा है प्यारे दोस्तों। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, तो क्यों है, तो क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण है, बताइएगा पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण क्या है। पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का क्या कारण है, तो ये हो जाएगा ससंजक बल, यानी कि कोहेसिव फोर्स, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ससंजक बल। 21 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो एक इसका ये हो जाएगा अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है बताइएगा, तो ये होता है अम्लीय। बिच्छू का डंक, चींटी का, मतलब ये सब का होता है अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे, तो ये प्लीहा यानी कि स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जीके जीए से रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाते हैं और बहुत सारा टेस्ट सीरीज भी कराया जाता है दरोगा का और जीके जीएस ये सब का। तो आइए अगला क्वेश्चन क्या है, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुंचे। आसवन विधि का पहला और दूसरा प्रक्रम क्रमशः कहलाता है। आसवन विधि का जो पहला और दूसरा प्रक्रम है वो क्या कहलाता है, तो ये पहला प्रक्रम बाष्पन और दूसरा प्रक्रम कहलाता है संघनन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर क्या कहता है, एक वायुयान कार्य करता है। वायुयान कैसे कार्य करता है, तो वायुयान जो है बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। 26 नंबर क्वेश्चन बताइएगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशियों के युग्म के मात्रक जब उन्हें मूल मात्रक के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो समान होंगे। कौन सी भौतिक राशियों के युग्म के मात्रक है जब उन्हें मूल मात्रक के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो समान होंगे। 26 नंबर बताइएगा, तो ये प्रतिबल एवं दाब हो जाएगा आंसर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिबल एवं दाब। 27 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1945 में नागासाकी जो कि जापान में है पर गिराए गए बम में क्या विखंडनीय पदार्थ का प्रयोग किया गया था। किस विखंडनीय पदार्थ का प्रयोग किया गया था जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था 1945 में, उसमें बताइएगा विखंडनीय पदार्थ क्या था, तो ये प्लेटिनम था, प्लेटिनम का प्रयोग किया गया था साथियों। देखिए और हम सबको याद रखना है कि जब जापान पर कितने परमाणु अटैक हुए थे, तो 2 परमाणु अटैक हुए थे। पहला हुआ था 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा हुआ था 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। फिर पूछता है कि इसमें पहला में जो बम, ये देखिए परमाणु बम का प्रयोग किया गया था उसका नाम क्या था, तो पहला का लिटिल बॉय नाम था, लिटिल LITTLE, लिटिल बॉय, और दूसरा का था फैट मैन नाम था दूसरा का। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। पहला गिराया गया था 6 अगस्त को, कहाँ, तो हिरोशिमा पे, और 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी पे। हिरोशिमा पहला 6 अगस्त को, और 9 अगस्त वाला गिराया गया था नागासाकी पे। याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तुतिया पर ऊष्मा का प्रभाव अभिक्रिया है। तुतिया पर जो ऊष्मा का प्रभाव है वो किसका अभिक्रिया है, तो ये वियोजन का अभिक्रिया है, वियोजन का अभिक्रिया है, वियोजन का। मनुष्य में यूरिया किससे बनता है, किस में बनता है, मनुष्य में जो यूरिया बनता है वो किस में बनता है,
तो ये यकृत में बनता है, यकृत में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है ताप बढ़ने पर किसी धारावाही चालक की विद्युत वहन करने की क्षमता क्या होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो धारावाही चालक की विद्युत वहन करने की क्षमता क्या होगा, तो ये घटती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, घटती है। 31 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक कौन सा है, तो ये वोल्ट भी है, जूल भी है और चाल भी है, यानी कि सभी ऑप्शन सही है। उपयुक्त व्युत्पन्न मात्रक है सभी, वोल्ट, चाल, जूल। डिप्थीरिया संबंधित है, बताइएगा डिप्थीरिया किससे संबंधित है। 32 नंबर पूछ रहा है डिप्थीरिया संबंधित है, तो ये गला से संबंधित है दोस्तों, गला से संबंधित है। 32 का सी ऑप्शन सही होगा। वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग है, बताइएगा वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग क्या है। प्राथमिक रंग जिसे कहते हैं, तो ये कौन सा रंग है प्राथमिक रंग, तो ये लाल, हरा, नीला, ये तीनों प्राथमिक रंग है। बी ऑप्शन सही। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति +2 डायोप्टर है, उसकी दृष्टि दोष है। कौन सी दृष्टि दोष है। अगर कोई व्यक्ति का चश्मे का पावर +2 डायोप्टर है तो वो व्यक्ति को कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा दृष्टि दोष है, तो ये हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके लिए ये याद रखना है साथियों, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, अपोजिट होता है इसमें। निकट की वस्तु बोल रहा है कि दूरदृष्टि दोष है, यानी कि दूर दृष्टि दोष है, तो ये निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, निकट की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। और यहाँ पे है देखिए बी ऑप्शन में है निकट दृष्टि दोष, तो बोलने के लिए है कि निकट दृष्टि दोष है, लेकिन इसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, अपोजिट होता है। दूर की वस्तु जो है वो धुंधली दिखाई देगी, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए। मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए कौन सा कदम रिजर्व बैंक द्वारा उठाया जा सकता है लेकिन सरकार द्वारा नहीं उठाया जा सकता है। मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए कौन सा कदम है जो रिजर्व बैंक द्वारा उठाया जा सकता है लेकिन सरकार के द्वारा नहीं उठाया जा सकता है, तो ये बताइएगा 35 का। तो ये हो जाएगा क्रेडिट राशनिंग, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 35 का। 36 नंबर है NAV यानी नेट एसेट वैल्यू का माप क्या होगा। NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू का माप क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेट एसेट वैल्यू का माप होगा संपत्ति का मूल्य ऋण के मूल्य से कम है। संपत्ति का मूल्य है जो ऋण के मूल्य से कम है। 36 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर है BPL की पहचान के लिए खपत व्यय की सलाह देने वाली समिति का अध्यक्षता किसने की। BPL की पहचान के लिए खपत व्यय की सलाह देने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की। 37 नंबर बताइएगा, तो ये सुरेश तेंदुलकर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर है सिंगापुर में कारोबार करने वाली पहली भारतीय बैंक कौन सी है, बताइएगा कौन सा बैंक है भारतीय जो अपना पहला कारोबार सिंगापुर में स्थापित किया है। सिंगापुर में पहली बार भारतीय बैंक कौन सा है जो अपना कारोबार स्थापित किया था, तो ये हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित अब तक का सबसे अधिकतम मूल्य नोट था। अभी तक सबसे बड़ा नोट कौन सा था फ्यूचर में, ये पास्ट में है, बताइए। तो ये कौन सा नोट था जो अभी तक सबसे बड़ा था, सबसे अधिक मूल्य का था। ये 2000 वाला नोट आया था जो अभी बंद हो गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर है पूछता तो ये 500 वाला होता, तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, था तो 2000 वाला होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन बना है। ये 23-24 हो जाएगा, 2023-24 में हो जाएगा। बताइएगा कि 2023-24 में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन बना है 2023-24 में भारत का, तो ये बना है अमेरिका बना है साथियों, अमेरिका, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा कि हाल ही में किस संस्थान ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के साथ ही जूते बनाए हैं।
हाल ही में किस संस्थान ने है जो वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के साथ ई जूते बनाए हैं? 41 नंबर, तो ये IIT इंदौर ने बनाया है, IIT इंदौर। 41 का डी होगा। हाल ही में भारत के किस देश के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जो व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका हो जाएगा न्यूजीलैंड के साथ में किया है, न्यूजीलैंड। 42 का बी ऑप्शन हो जाएगा साथियों। 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर क्या कह रहा? RBI ने UPI के माध्यम से भुगतान की जाने वाली अधिकतम राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? UPI के माध्यम से जो 1 लाख अधिकतम राशि था भुगतान करने के लिए, तो उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है RBI? तो ये हो जाएगा 5 लाख। 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारत का जो सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, SBI ऑफ इंडिया, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 44 नंबर, तो इसका बनाया गया अध्यक्ष श्रीनिवास जुलूस शेट्टी। श्रीनिवास जुलूस शेट्टी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर है, बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अध्यक्ष रवि गांधी को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र NCPOR गोवा ने किस महासागर को 3 संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा है? बताइए, जो राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र NCPOR गोवा ने किस महासागर की 3 संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा है? 46 का, तो ये किसको रखा है? हिंद महासागर को रखा है। बी ऑप्शन हो जाएगा साथियों, हिंद महासागर। किस मंत्रालय द्वारा हर घर तिरंगा अभियान 9 से 15 अगस्त तक आयोजित किया गया है? अभी जो कुछ दिन पहले सुने होंगे, हर घर तिरंगा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी के संदर्भ में 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक सबको अपने घर पे तिरंगा लहराने का आदेश दिया गया था। तो ये किस मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो ये कार्यक्रम जो है सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा किया गया था, सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे साथियों। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि देखिए, 48 नंबर है, पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करने के लिए कह रहा और पूछ रहा कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं, सही कथन पूछ रहा। आइए देखते हैं। कुल 126 पदकों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका पदक तालिका में प्रथम स्थान पे थी। तो सही बात है, ये जो अमेरिका था वो पदक तालिका में सबसे ऊपर था और ये 126 पदक जीता है। दूसरा है, भारत कुल 6 पदक के साथ पदक तालिका में एक 7वें स्थान पे, 7वीं हो जाएगा, 7वें स्थान पर रहा। तो ये गलत हो जाएगा। 6 पदक के साथ ये 7वें स्थान पे नहीं रहा है, ये 71वां स्थान पे रहा, 71वां स्थान पे रहा है साथियों, 71वां स्थान पे। और 6 पदक कौन कौन जीता है? तो स्वर्ण, एक भी सोना नहीं आया था, एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया था, यानी कि गोल्ड हो जाएगा 0, और रजत यानी कि सिल्वर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा कितना? सिल्वर 1 जीता था नीरज चोपड़ा ने। और कांस्य हो जाएगा, कांस्य कितना आया था? ब्रॉन्ज, तो कांस्य आया था 5, यानी यही 5, 1, 6 मेडल जीता था इंडिया, और इसी के साथ 71वें स्थान पे रहा था। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल पहला सही है। चलिए 49 नंबर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है? कौन सा राज्य है भारत का जो पहला चावल ATM लॉन्च किया है? तो ये उड़ीसा राज्य ने पहला चावल, भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा हो जाएगा साथियों इसका आंसर। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस देश में आयोजित उदार शक्ति 2024 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया? हाल ही में किस देश में आयोजित हुआ था उदार शक्ति 2024 अभ्यास,
जिसमें भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है। तो इसका सही आंसर बताइएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मलेशिया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।